तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम जो चर्चा करेंगे वो है उत्सर्जन तंत्र के बारे में। उत्सर्जन तंत्र, कल हमारा मैटर था उत्सर्जन तंत्र में हमने पढ़ा था जो मानव उत्सर्जन तंत्र है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और मानव उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत वर्कक आते हैं, किडनियां आती हैं और मूत्रवाहिनी आती है, फिर मूत्राशय और मूत्रमार्ग। आज जो उत्सर्जन तंत्र की जो इकाई है जिनके बारे में पढ़ेंगे जिसे कहते हैं नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन को हिंदी में कहा जाता है मूत्र नलिका। मूत्र नलिका भी इसको कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको नेफ्रॉन है। हमारे कोर्स में शब्द है नेफ्रॉन। ध्यान रखें, जब आप किताब का पन्ना पलटते हैं तो साइड में एक नेफ्रॉन की संरचना दी हुई है और यह नेफ्रॉन जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन क्या होता है? यह वर्कक की, सबसे पहली बात, वर्कक की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। यह ध्यान रखें, क्रियात्मक इकाई है। वर्कक की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, मतलब जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका होती है जिसे न्यूरॉन कहते हैं, और वर्कक की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जिस प्रकार कोशिका होती है उसी प्रकार हम कह सकते हैं यह इनकी तमाम इकाइयां हैं। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई के बारे में देखें तो उनकी कूपिकाएं होती है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन चार में से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखें, यहां पर जैसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं साइड में, फेफड़े की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है वो कूपिकाएं होती है, कूपिकाएं। और यदि हम वृक्क के बारे में बात करें तो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। ध्यान रखें, इनकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन, और शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। और जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र, इसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका होती है जिसे न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। न्यूरॉन है, इस नाम से जाना जाता है। और यह भी ध्यान रखें, यकृत जो होता है इसकी भी संरचनात्मक जो क्रियात्मक इकाई होती है वो होती है यकृत पिंड होता है। यकृत जो पिंड है, यकृत पिंड होता है, इसकी क्रियात्मक इकाई के बारे में। और हमारे 10th के अंदर हम देखें तो इसके अलावा इन चार में से कोई, यानी इन तीन में से कोई एक प्रश्न 100% आ सकता है। किसकी क्या इकाई होती है? फेफड़े यानी लंग्स जो हमारे होते हैं उनकी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई एलओएली यानी कूपिकाएं होती है। और वर्कक जो किडनी है उनकी नेफ्रॉन, और बॉडी की कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम है उसकी नर्व सेल होती है जिसे न्यूरॉन कहते हैं। और लीवर जो हमारा होता है उसके यकृत पिंड होते हैं, लीवर लोब्स होते हैं छोटे छोटे, वो इनकी क्रियात्मक इकाई कहलाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहला महत्वपूर्ण वर्कक या मूत्र नलिका। अब इनका चित्र पूछा जाता है कि इनका चित्र किस प्रकार से होता है, तो चलिए हम इसके चित्र को बनाने का अभ्यास करते हैं। नेफ्रॉन का चित्र देखिए एकदम सरल है। इसका ऊपरी भाग इसी प्रकार होता है। ये जो मैं एक संरचना बना रहा हूं, देखिए ये नेफ्रॉन की संरचना है। आगे वाला भाग क्या होगा, इस प्रकार से फैला हुआ रहेगा, पीछे वाला भाग यहां से आएगा, फिर यह देखिए हेनले लूप बनाएगा वी शेप में, फिर यह दूरस्थ कुंडित नलिका होगी। इस प्रकार से इसकी संरचना है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो यह एक आगे वाला भाग इसका इस प्रकार से स्थित होता है। यह जो भाग है वो इस प्रकार से, और इसमें फिर यहां पर आप 2-3 जो हैं वो घुमाव दे सकते हैं। फिर ये
यहां पर ये हमारे पास में नेफ्रॉन की संरचनाएं होती है। चलिए इसको थोड़ा सा हम इसी शेप में, बड़े शेप में ले लेते हैं। ये पतला भाग हो जाता है इसका, और यहाँ पर ये जो थोड़ा सा चौड़ा भाग है ये इसमें आके इन्वॉल्व यहाँ पे हो जाता है। फिर यहाँ पर यह थोड़ा इससे पतला सा भाग यहाँ पे वापस जाता है। तो यह इस प्रकार से इसकी संरचना है। और इसमें यदि हम देखें तो नलिकाओं का, रक्त नलिकाओं का इसमें जाल होता है। इस प्रकार से यह इसमें आप ये जो होते हैं आटे इसमें आप लगा दें, इस प्रकार से आपको लगना चाहिए, एक गुच्छा बना हुआ है। और फिर ये यहां से चली जाती है। इस प्रकार से इसमें क्या होता है, थोड़ा कि ये गुच्छा बना हुआ होता है नलिकाओं का। अभी हम इनके नाम लिखेंगे, क्या क्या नाम होते हैं। अब इनमें प्रिय मित्रों रक्त का जो प्रवाह होता है वो इस प्रकार से, मूत्र का जो ये रक्त यहां से जाएगा, फिर यहां से इस प्रकार से इसकी कंडीशन रहती है, इनका प्रवाह इस प्रकार से होता है। और यह ध्यान रखें यहां पर आ जाता है, फिर यह आगे जो रक्त होता है वो मूत्रवाहिनी को भेज दिया जाता है। अब इनके नाम के बारे में देखते हैं, क्या नाम है इनके। तो चलिए पहले इनके नाम हम देखते हैं। तो यह होती है अभिवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका, इनको अभिवाही धमनिका कहते हैं। और यह होती है अपवाही धमनिका। अपवाही धमनिका, यह अपवाही धमनिका होती है। और यह वाला जो भाग है यह कहलाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कहलाता है। और यह वाला भाग है ये बोमन संपुट कहलाता है। बोमन संपुट कहलाता है। और इसमें यह जो वाला भाग है यह बोमन संपुट वाला भाग होता है। ये इसका भाग कहलाता है ग्रीवा। और यह वाला भाग कहलाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। कुंडलित नलिका कहलाता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। यह वाला जो भाग है वो कहलाता है हेनले लूप। हेनले लूप कहलाता है। और जिसका भाग है आरोही। आरोही यानी बढ़ता क्रम, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये वाला जो भाग है वो कहलाता है अवरोही। अवरोही भाग। अवरोही भाग किसका भाग है, हेनले लूप का भाग है। और ये वाली जो नलिका है वो कहलाती है दूरस्थ कुंडलित नलिका। कुंडलित नलिका कहलाती है, दूरस्थ कुंडलित नलिका कहलाती है। यह वाला भाग कहलाता है संग्रहण नलिका। नलिका या संग्राहक नलिका भी इसको कहते हैं। तो यह आपके बोमन जो है नेफ्रॉन की संरचना होती है। और ध्यान रखें बोमन संपुट और जो ग्लोमेरुलस होता है वो दोनों ही मिलकर यानी मेलपीगी काय का निर्माण करते हैं। अब एक बात आपको याद रखनी है कि इनमें प्रोसेस में होता क्या है कि इनमें एक्चुअल में यह जो आप बनाएं, अभिवाही धमनिका का व्यास अपवाही धमनिका से सदैव कम होगा। ये ऊपर निकलने वाली जो धमनी है इसका व्यास कम होगा और इसका व्यास ज्यादा होना चाहिए। यह थोड़ी मोटी व्यास की होनी चाहिए, अधिक व्यास की। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब रक्त ज्यादा यहां से निकलता है आएगा और कम जाएगा तो यहां बीच में रुक जाएगा।
और जब रुक जाता है रक्त तो यहीं पे क्षनित की प्रक्रिया होती है, यानी फिल्ट्रेशन की प्रक्रियाएं होती है। फिर यहां से जब रक्त यहां चला जाता है तो इसके अंदर क्या होता है कि इस क्षनित के अंदर जो एक तो इसमें रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती, ना ही इसके अंदर प्रोटीन है, यानी जो है प्रोटीन नहीं पाए जाते। रक्त कणिका और प्रोटीन, यानी रक्त कणिका और प्रोटीन इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं क्षनित में। यह छनकर इस बोमन संपुट में क्या है, क्षनित आ जाता है, जिसमें रक्त कणिकाएं और प्रोटीन नहीं होती। फिर यह क्षनित यहां से गुजरता है। इस क्षनित में से फिर क्या होता है कि जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, जैसे हम कहे ग्लूकोज हैं, एमिनो अम्ल हैं और जल हैं, वह खनिज लवण हैं, ये पदार्थ क्या करते हैं, हार्मोन हैं, ये पुनः क्या करते हैं, इन नलिकाओं के द्वारा, समीपस्थ कुंडिश नलिका, हेनले लूप और दूरस्थ कुंडिश नलिका के द्वारा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं और वापस रक्त में भेज दिए जाते हैं, जिसे चयनात्मक पुनर्अवशोषण कहते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जैसे हम कहें जो यूरिया है और यूरिक अम्ल है, उनका अवशोषण यह नहीं कर पाती ये जो नलिकाएं हैं, और यह इसमें क्या होते हैं, संग्रहण नलिका में पहुंच जाते हैं, जिसे मूत्र कहा जाता है। मूत्र में अपशिष्ट पदार्थ मुख्यतया यूरिया व यूरिक अम्ल होते हैं, और मानव जो हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, पक्षी हैं वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। फिर नेक्स्ट हम जो प्रोसेस है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो यह आपका क्या है, डायग्राम है नेफ्रॉन की संरचना का। इसके बारे में स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है कि कौन कौन से इसके यानी पार्ट्स के बारे में समझाइए, केवल 10th में इतना ही प्रिय मित्रों समझाया गया है कि नेफ्रॉन की संरचना बनाइए। तो यह इसकी नेफ्रॉन की संरचना होती है। चलिए अब हम देखते हैं नेफ्रॉन की जो भाग हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आप संरचना बनाकर उनके भागों के नाम लिखते हैं तो थोड़ी सी आपकी जो नोटबुक है वो अलग से दिखाई देती है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं नेफ्रॉन के भाग। चलिए यहां पर जो नेफ्रॉन के भाग हैं वो लिखते हैं। नेफ्रॉन के भाग, सबसे पहले हम कह सकते हैं नंबर 1 होता है मेल पीगी काय। मेल पीगी काय, इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें एक तो आता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस आता है जो बोमन संपुट के अंदर जो गुच्छा होता है रक्त का, उसको यानी रक्त वाहिनियों का, उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। एक होता है बोमन संपुट। बोमन संपुट होता है, ये कप के आकार का होता है, जिसे बोमन संपुट कहते हैं, चित्र के अंदर हमने बनाया था। फिर दूसरा इसके अंदर पार्ट आता है ग्रीवा, ये भी नेफ्रॉन का भाग है। तीसरा है समीपस्थ कुंडलित नलिका। फिर जो फोर्थ पार्ट आएगा वो आएगा दूरस्थ कुंडलित नलिका। चौथा जो पार्ट, पांचवा हम कहीं संग्रहण नलिका। यह नेफ्रॉन के पार्ट्स होते हैं जो हमने चित्र में स्पष्ट रूप से देखा है। चलिए अब नेक्स्ट जो लास्ट इस उत्सर्जन तंत्र का प्रश्न बनता है वो है मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। तो यहां पर नेक्स्ट जो हमारा बिंदु है वो है मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। 3 चरण में होती है। कितने चरणों में होती है? 3 चरणों में होती है। पहला जो इसका चरण है वो है परानिषेधन, या इसको कहा जाता है अति सूक्ष्म फिल्ट्रेशन, अति सूक्ष्म छनन। अंग्रेजी में इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। दूसरा इसका जो पार्ट होता है वो होता है चयनात्मक पुनः अवशोषण, जिसको सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहा जाता है। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन
और यह अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तीसरा जो इसका चरण होता है वो होता है स्त्रावण का, सेक्रेशन का, स्त्रावण। तो ध्यान रखें, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया इन 3 चरणों में होती है। पहला परानिस्पंदन, दूसरा चयनात्मक पुनर्अवशोषण, तीसरा होता है स्त्रावण। तो चलिए प्रिय मित्रों, इनके बारे में दो दो कंटेंट है, दो दो लाइन है, वो हम लिख लेते हैं, जिससे आपके मूत्र निर्माण के बारे में आसानी से समझ में आ जाएगा। परानिस्पंदन, परानिस्पंदन की प्रक्रिया, यह प्रक्रिया ग्लोमेरुलस भाग में होती है। सबसे पहली बात तो परानिस्पंदन की प्रक्रिया ग्लोमेरुलस भाग में होती है। दूसरा हम क्या कहेंगे, जब क्योंकि अपवाही धमनिका का व्यास अभिवाही धमनिका से कम होने के कारण ग्लोमेरुलस में छनन की प्रक्रिया होती है। छनन यानी फिल्ट्रेट, अंग्रेजी में कहते हैं फिल्ट्रेट की प्रक्रिया होती है। तो ध्यान रखें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। अपवाही धमनिका का व्यास अभिवाही धमनिका से कम होने पर, अप का मतलब होता है ऊपर जाने वाली नलिका को अपवाही कहेंगे और नीचे वाली को अभिवाही धमनिका कहेंगे। कभी कभी प्रश्न आता है ग्लोमेरुलस में अपवाही धमनिका और अभिवाही धमनिका का व्यास कम कर दिया यानी बराबर कर दिया जाए तो क्या होगा, जितना रक्त आएगा उतना बाहर निकल जाएगा, तो छनन की प्रक्रियाएं नहीं होगी ग्लोमेरुलस में। फिर हम यहां पर कह सकते हैं परानिस्पंदन में, इस निस्पंद में, निषयद का मतलब क्षणित में प्रोटीन रहित प्लाज्मा तथा रक्त कणिका विहीन यह निस्पंद प्रोटीन रहित प्लाज्मा, इस प्लाज्मा में प्रोटीन नहीं पाया जाता, ना ही रक्त कणिकाएं पाई जाती है, रक्त कणिका विहीन होता है। यह ध्यान रखें, जो छनित छन कर यानी ग्लोमेरुलस से बोमन संपुट में आता है उसमें प्रोटीन रहित प्लाज्मा होता है प्लस रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती। आपको पता होगा प्रिय मित्रों, रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ये इस क्षणित में नहीं होती है, ये वहीं बाहर रुक जाती है, क्योंकि रक्त कणिकाओं का आकार इतना बड़ा होता है कि ग्लोमेरुलस में पाई जाने वाले सूक्ष्म छिद्र को वो पार नहीं कर पाते। जैसे आप आटे की छलनी में जब आटा छालते हैं तो आपने देखा होगा कंकर और पत्थर है वो आटा की छलनी में ऊपर ही रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उस छलनी का जो सूक्ष्म छिद्र का आकार है वो जो कंकर है उसके आकार से थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है, जिससे वो कंकर है वो उस छलनी को पार नहीं कर पाते। यही कारण होता है प्रोटीन रहित प्लाज्मा, ये प्रोटीन नहीं छन पाता और रक्त कणिकाएं नहीं छन पाती निस्पंद के अंदर। उस छनित में क्या होते हैं, जो छनित ग्लोमेरुलस से बोमन संपुट में आता है। अब इसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट प्रक्रिया होती है चयनात्मक पुनर्अवशोषण। चयनात्मक पुनर्अवशोषण यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो दूसरा हमारे पास में पॉइंट है वो है चयनात्मक पुनर्अवशोषण। चयनात्मक पुनः अवशोषण। चयनात्मक पुनर्अवशोषण में क्या होता है कि जो छनित होता है उसमें कभी कभी कारणवंश ग्लूकोज, एमिनो अम्ल यह आ जाते हैं, आवश्यक पदार्थ जैसे खनिज और है, खनिज लवण है, जल है। तो ये जब क्या होते हैं कि ये
समीपस्थ कुंडित नलिका, हेनले लूप और दूरस्थ कुंडित नलिका से गुजरते हैं तो इनका पुनः अवशोषण रक्त में हो जाता है। शेष फिल्ट्रेट क्षनित को आगे भेज दिया जाता है और जब ये क्षनित इनसे रहित होकर संग्रक नलिका में पहुंचता है तो उन्हें मूत्र कहते हैं और यह संग्रक नलिका उस स्त्राव को पेल्विक भाग में डालती है और पेल्विक भाग से मूत्रवाहिनियां उस अपशिष्ट पदार्थ को क्या करती है, लेके जाती है मूत्राशय में। तो चलिए चयनात्मक पुनर्अवशोषण में कहते हैं क्षनित में, क्षनित का मतलब होता है फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट में उपस्थित ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, खनिज लवण व जल का समीपस्थ कुंडलित नलिका कोमा हेनले लूप व दूरस्थ कुंडलित नलिका द्वारा पुनः अवशोषित हो जाता है, पुनः अवशोषित हो जाता है तथा शेष फिल्ट्रेट, शेष जो क्षनित होता है, शेष क्षनित संग्राहक नलिका में पहुंचता है, नलिका में पहुंचता है जिसे क्या कहा जाता है, चयनात्मक पुनः अवशोषण कहते हैं, चयनात्मक पुनः अवशोषण कहते हैं। यह इनका क्या है, प्रोसेज होता है। ध्यान रखें प्रिय मित्रों, ये 10th के हिसाब से सफिशिएंट है। जब आगे का आपको उत्सर्जन का कंप्लीट वीडियो चाहिए, न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेस 12th के हिसाब से स्टैंडर्ड से अलग वीडियो डाला हुआ है। यहां पर एक्चुअल में होता क्या है कि आप भ्रमित हो जाएंगे। आपका मेन उद्देश्य है जनरल साइंस में आपके पकड़ कराना। क्षनित में जो ग्लूकोज और एमिनो अम्ल होते हैं वो समीपस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा अवशोषित होते हैं और खनिज लवण व जल होते हैं वो हेनले लूप की सहायता से अवशोषित होते हैं। और यह भी ध्यान रखें जल का कुछ भाग है वो दूरस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा भी अवशोषित होता है, आवश्यकता के अनुसार जितना हमारी बॉडी को चाहिए। और शेष जो मूत्र होता है उसमें क्या होता है, जल भी होता है और जो यूरिया और जो यूरिक अम्ल होते हैं उनका अवशोषण नहीं होता। तो यहां पर हम नोट लगाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि इस क्षनित से यूरिया व यूरिक अम्ल का पुनः अवशोषण नहीं होता। यह क्षनित के साथ संग्राहक नलिका में पहुंचा दिए जाते हैं। यह थोड़ा ध्यान रखें। जो अपशिष्ट पदार्थ होता है इसमें मुख्यतया यूरिया होता है, मानव में और पक्षियों में यूरिक अम्ल होता है। जो इस क्षनित से यूरिया और यूरिक अम्ल का पुनः अवशोषण नहीं हो पाता और ये क्षनित के साथ संग्रक नलिका में पहुंचा दिए जाते हैं।